नफरत। आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि नफरत जो है वो इंसान को अंधा कर देती है। सही गलत तो छोड़िए, सही गलत तो बहुत छोटी बात है। किसी इंसान की जान को यहां पे कितना खतरा हो सकता है, उसके परिवार में कितनी बड़ी आफत आ सकती है, सिर्फ उस नफरत के चलते। इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, सिर्फ वो इंसान ही लगा सकता है जो यहां पे आपसे सबसे ज्यादा नफरत करता हो। कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारी गलती है क्या, जिसके चलते कोई शख्स हमसे इतनी ज्यादा नफरत कर बैठे। जो चीज आपके लिए एक मजाक है, शायद किसी के लिए वो एक बहुत बड़ी बात हो, और उस बात को वो अपने दिल पे कितना ज्यादा ले ले, किस गम तक वो डूब जाए, जिसके चलते वो आपका कितना बुरा कर दे, इसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। सिर्फ उस चीज के बारे में हमें तभी पता चलता है जब उसका एंड रिजल्ट हमारे सामने आता है। वो नफरत कितने बड़े पहाड़ के रूप में हमारे सामने खड़ी है, इसका अंदाजा हमें तभी लगता है जब हमारे सामने सच्चाई खुलती है कि आखिर हमारी गलती थी क्या। आज की कहानी जो है ये भी एक नफरत से रिलेटेड ही है कि यहां पर एक शख्स को इतनी ज्यादा नफरत हो गई उस शख्स से जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करता था, कि वो उस शख्स की जान तो छोड़िए, उसके घर परिवार तक को भी तबाह करने पर उतर आया। आज की कहानी जो है ये काफी ज्यादा अलग है। मैं हर बार ये चीज बोलता हुआ आ रहा हूं अपनी वीडियोस में पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे इसलिए हो गई क्योंकि इस कहानी के अंदर इतना कुछ है कि मैं आपके सामने पेश कैसे करूं। मुझे इस चीज को समझने में थोड़ी दिक्कत है। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी जाएगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना छोटा मैं इसे कर सकूं उतना करके ही मैं आपके सामने इसे पेश करूं। तो आज की कहानी है विनोद के बारे में, जिनकी एक भूल, जिनकी एक बात किसी को इतनी ज्यादा चुभ गई जिसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। तो पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कहानी बेसिकली 3 दोस्तों के बारे में है, विनोद, मालिनी, सुरेश। ये 3 जो है इस कहानी के सबसे ज्यादा अहम कैरेक्टर रहने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2006 बेंगलोर से। वहां पे विनोद, मालिनी और सुरेश ये तीनों लोग एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। मालिनी बेसिकली बंगाल से थी और नॉर्मल सी लड़की थी, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर हो, ऐसा नहीं कि बहुत बदसूरत हो। कद काठी भी उसकी बिल्कुल आम थी और बिल्कुल अच्छी लड़की दिखती थी, वो सोफेस्टिकेटेड लड़की दिखती थी। इधर विनोद की बात करूं तो विनोद एक बेहद चार्मिंग लड़का था और कॉलेज की सारी लड़कियां जो थी वो चाहती थी कि वो विनोद से दोस्ती करें। विनोद की जो आवाज थी और विनोद के जो पर्सनैलिटी थी, ओवरऑल लुक्स जो थे, वो काफी ज्यादा लड़कियों को भाते थे। इसी के साथ में जो सुरेश था वो विनोद का बेस्ट फ्रेंड था। तीनों लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे और फर्स्ट ईयर में इन लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो चुकी थी। 1 साल तक तीनों की दोस्ती एकदम बढ़िया चलती है, किसी को किसी से कोई गिला शिकवा था ही नहीं। 1 साल के बाद में जो मालिनी थी उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इधर विनोद में जागना शुरू हो चुका था। पहले तो वो सिर्फ दोस्त ही समझती थी, लेकिन अब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था। सुरेश इस बात को भांप गया था और विनोद को भी कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा था कि मालिनी की फीलिंग्स क्या है, मगर वो कभी भी इधर मालिनी के सामने सीधी बात नहीं करते थे कि तुम्हारे मन में है क्या। विनोद की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उनका ये मानना था कि वो इधर जो है पढ़ाई वगैरह में फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को सेट करना था। ऑल्दो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे वो, लेकिन फिर भी अपने पापा के सामने अपनी रेपुटेशन बनाना एक अलग ही बात है। कॉलेज के कुछ 6 महीने और बीतते हैं और जब विनोद की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता या विनोद कोई भी सिग्नल इधर नहीं देते, मालिनी एक दिन जाकर के खुद अपने दिल की बात विनोद से कह देती हैं कि विनोद, मैं तुम्हें काफ़ी चाहती हूँ और मैं चाहती तो इसको नहीं बताती, मगर मुझे लगता है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में मैं कायल हूँ। विनोद ने कहा, देख मालिनी, तेरी बात सही है, जो तू बात कह रही है मुझे लगा था, मगर मुझे जो है ना ये चीज़ पसंद नहीं है। देख, तू दोस्त है इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ,
मालिनी का रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव था। मालिनी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी चलती है, कोई बात नहीं। विनोद को काफी अच्छा लगा और मालिनी की जो रेपुटेशन थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुरेश ऑन द अदर हैंड जो थे वो इस किस्म के थे कि वो विनोद को हमेशा पढ़ाई वगैरह पर फोकस रखने की ही बात किया करते थे। तीनों की जिंदगी ऐसे ही अच्छी बीत रही थी कि अचानक से विनोद की जिंदगी में बहुत सारी अच्छी बातें होनी शुरू हो गई। यानी कि जब भी वो किसी चीज के बारे में सोचते या फिर वो डिस्कस करते मालिनी से कि यार मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मालिनी उन्हें बता देती कि ऐसा तुम करोगे तो इतने ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अलग अलग किस्म के रिचुअल्स उनसे करवाया करती थी। विनोद सुपरस्टिशियस नहीं थे, भगवान में जरूर मानते थे, काले जादू वगैरह में इतना मानना नहीं था, मानना था मगर इतना नहीं। वो काला जादू नहीं करते थे, लेकिन मालिनी अगर कुछ कहती थी कि आज तुम गाय को जाकर के एक रोटी खिलाओ या फिर इसी के साथ में तुम आज जो है इस रंग की चप्पल मत पहनना, उस रंग की चप्पल पहनना, इतनी छोटी बात भी अगर वो इधर बोलती थी विनोद को और विनोद अगर उसे फॉलो कर ले तो उनका वो दिन बहुत अच्छा जाता था। एक दो बार तक तो विनोद को लगा कि ये एक तुक्का है या फिर ऐसी ही कोई बात है, लेकिन बार बार ये चीज जो है ये जब होने लग गई तो इसे एक तुक्के का नाम नहीं दिया जा सकता। अब इधर विनोद की जिंदगी काफी अच्छी हो चुकी। विनोद जो थे वो पढ़ाई में नॉर्मल थे, मालिनी हमेशा से टॉपर थी और कमाल की बात उस लड़की की ये है कि उसकी शक्ल देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लड़की एक पढ़ाकू होगी। यानी कि जो लेक्चरर होते हैं कॉलेज में वो उससे कोई अगर क्वेश्चन पूछते थे कि बेटा तुम तो टॉप करते हो तो इसके बारे में बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है, मालिनी के पास उसका आंसर नहीं होता था, लेकिन एग्जाम्स के अंदर हमेशा वो लड़की टॉप करती थी। ये चीज या तो कोई फर्रे चला रहा हो, चीटिंग कर रहा हो तब तो पॉसिबल है। कई बार ऐसी चेकिंग्स भी हुई, क्लास के अंदर मालिनी की चेकिंग भी हुई, मगर उसके पास से कुछ भी बराबर नहीं होता था। विनोद और सुरेश जो बेस्ट फ्रेंड थे मालिनी के, उन्हें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि आखिर ये लड़की टॉप कैसे कर जाती है। शुरुआत से ही ये चीज चलती थी। वैसे वो एकदम डम्ब टाइप की ही थी। विनोद की जिंदगी में भी इसी तरीके का एक मोड़ आ गया। मालिनी कहती थी विनोद एक काम करना, ये जो क्वेश्चंस है ना इन्हें प्रिपेयर करके जाओ और शायद से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए। कुछ 20 क्वेश्चन बताती थी, 10 आ गए तो ठीक है। विनोद की जिंदगी अच्छी चलने लग गई और इसी तरीके से विनोद जो थे वो इधर मालिनी की और रिस्पेक्ट करने लग गए। विनोद जो थे वो इधर जब उनके साथ में घूमा करते थे तो काफी कुछ वो अप्रिशिएट किया करते थे कि मालिनी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी पलट गई है। मैंने तुमसे ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं देखा और मुझे लगता है कि तुम मेरी जीवन साथी हो। अगर शायद से विनोद ये बात नहीं बोलते तो उनकी जिंदगी एक अलग ही पटरी पर आज होती। उन्होंने ये सब कहने के बाद मालिनी को प्रपोज किया और कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी। मालिनी तो इसी फिराक में थी, वो रोना शुरू कर देती है और ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सुरेश भी खुश था। इसके बाद से ही जो मालिनी की इंटरफेयर करने की आदत थी ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब वो विनोद को ये बातें भी बोला करती थी कि तुम्हें कितनी रोटी खानी है, किस दाल के साथ खानी है, कौन सी टी शर्ट पहन के जानी है, किस रंग की टी शर्ट नहीं पहन के जानी है, अगर तुम आज इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी कभी तक तो ये चीजें ठीक थी। एक बार विनोद का इसी चीज को लेकर के झगड़ा हो जाता है। विनोद कहते हैं अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगा जिस पे से रोज 100 लोग गुजरते हैं तो क्या मेरी ही मौत होगी, औरों की नहीं होगी। मालिनी ने कहा वो रास्ता खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। विनोद बहुत लड़ते हैं मालिनी से और वो बस जाने ही वाले होते हैं कि मालिनी उनके पैरों में पड़ जाती है और उनसे कहती है तुम अगर चाहोगे भी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उस दिन न जाने क्या हुआ कि विनोद वहां पर गए ही नहीं और शाम को वो इसी चीज के बारे में सोच रहे थे कि इतना ज्यादा जो है इंटरफेरेंस मुझे जिंदगी में पसंद नहीं है कि टीवी ऑन करके एक खबर उनको यहाँ पे दिखाई देती है कि जिस ब्रिज पे से आज उन्हें जाना था वो ब्रिज कोलैप्स हो चुका था, 100 लोगों की मौत हो चुकी थी।
और 100 ही लोग उस वक्त पर उस ब्रिज पर मौजूद थे। विनोद ने सोचा अगर वो इधर मालिनी की बात नहीं मानते तो शायद से 101वां नंबर उनका भी हो सकता था। उन्होंने मालिनी को और तवज्जो अपनी जिंदगी में देना शुरू कर दिया। सुरेश कहीं ना कहीं पूछता था कि भाई ये सब क्या हो रहा है यार, कल तक तो इस लड़की की जिंदगी अच्छी चल रही थी, आज तेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। किसी को भी इधर अंदाजा नहीं था कि मालिनी असलियत में करती क्या है। और मालिनी की खास बात यह थी कि वो हमेशा अपने कमरे के अंदर एक अलमारी को बंद रखती थी, और अगर आप उससे ये पूछ लें कि उस अलमारी के अंदर क्या है तो वो ये बोलती थी इधर तुम्हें फटकना भी नहीं है, ये अलमारी मेरी है। और 1.5 साल यहां पर बीतते हैं और सभी लोग यहां से कॉलेज पे से पास आउट हो जाते हैं। विनोद की जिंदगी कंप्लीटली टर्न हो चुकी थी। आज एक लड़का, सिर्फ एक कॉलेज पास आउट लड़का, इधर 25 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लेता है। इसी के साथ साथ एक 4 BHK का मकान अपने नाम पे कर लेता है, अपने बलबूते पे, अपने फादर के बलबूते पे नहीं। बहुत खुश था वो मालिनी की जिंदगी में आने के बाद। प्लान तो उसके शादी के ही थे, लेकिन ये जो हरकतें थी रोज कि तुम 3 बादाम खाओगे, तुम 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाओगे, वहां पर जाओगे तो इतने मिनट से ज्यादा नहीं रुकोगे, ये जो चीजें थी ये हद से ज्यादा बढ़ चुकी। एक दिन विनोद ने कहा मालिनी, मैंने तुम्हारी हर एक बात को तवज्जो दिया है और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे नहीं पता तुम क्या करती हो क्या नहीं, लेकिन इतना इंटरफेरेंस जो है ना ये मुझे पसंद नहीं। सिर्फ जो काम की बात हो उसके बारे में ही मुझे बताओ। ये हर रोज का जो झंझट है ना इसको मैं सहन नहीं कर सकता। यहां तक कि वो ये भी बोलती थी कि रात में 8:15 के बाद कॉल करना, उसके बाद सिर्फ 8:29 पर कॉल को कट कर देना। इतनी लिमिटेशंस कोई कैसे सहन करेगा। मालिनी कहती है मैं जो भी कर रही हूं ना वो मुझे करने दो, इसमें मेरा भला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही भला हो रहा है। विनोद ने कहा बात तुम्हारी सही है, लेकिन इतनी लिमिटेशंस मैं झेल नहीं सकता। और मालिनी और विनोद की इधर लड़ाई हो जाती है। वो लगातार कह रही थी तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, विनोद कहते थे मुझे नहीं करना। 1-2 दिन के बाद में जब ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई तो विनोद ने कहा मालिनी, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मालिनी ने कहा ये जो बात तुमने कही है ना इसको अपने जहन में ही दबा दो, ये शब्द अगली बार मेरे सामने आने नहीं चाहिए कि तुम मुझसे अलग होने की बात कर रहे हो। जो भी तू है ना मेरे बलबूते पे है, अगर मैं चली गई ना तेरी जिंदगी से कंगाल हो जाएगा तू, इस बात को याद रख। तेरी औकात क्या है, क्या कर सकता था तू कॉलेज में, क्या टैलेंट था तेरे पास में। जब से मैं तेरी जिंदगी में आई हूं सब कुछ तो तुझे दिया है, क्वेश्चन के एग्जाम पेपर से लेकर के तेरे बिजनेस तक हर चीज के बारे में मैंने तुझे बताया है। और तू क्या समझता है कि तू मुझे जिंदगी से निकाल देगा तो तेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर तूने मुझे अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में अगली बार सोचा भी ना, तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी, इतना बर्बाद कर दूंगी तुझे कि सपने में भी तू एक पल के खुशी के एहसास के लिए तरसेगा। अगर अगली बार ये बात बोली तो समझ ले तेरा बुरा वक्त शुरू। ये रूप पहली बार विनोद ने मालिनी का देखा था। मालिनी जो हमेशा हंसते हुए ही उनसे बात करती थी, आज उसने उन्हें डांटा नहीं, एक धमकी दी थी। और वो धमकी जो थी उसने विनोद को अंदर से झंझोड़ के रख दिया। खैर, विनोद ने इस चीज को थोड़ा सा लाइटली लिया, लेकिन 2 दिनों के बाद से फिर से वही बातें शुरू, तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो। आज विनोद ने सोचा बात आर या पार, मैं इससे साफ कह दूंगा मेरी जिंदगी से दूर चली जा। उन्होंने ये बात बोल दी। मालिनी सिर्फ हंसते हुए बोलती है तू देख तेरी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद करूंगी मैं। तुझे अंदाजा नहीं है कि तूने कितनी बड़ी ताकत से पंगा मोल लिया है। अब तू देख अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। मालिनी इतना बोलती है, हंसते हुए पलट करके
चली जाती है घर से बाहर। वो लोग इधर बेसिकली लिव इन में रहते थे, पेरेंट्स को इतना कुछ पता था भी नहीं। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। विनोद की जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हुआ, बिजनेस बढ़ा नहीं तो वहीं पर रहा। उन्होंने सोचा मालिनी मुझे सिर्फ डरा रही थी, वो थोड़ी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। कई बार पूछने की कोशिश भी करी कि मालिनी कहाँ है। बंगाल में उसका घर जरूर था लेकिन कोई फॉर्मल एड्रेस पता ही नहीं था। मालिनी कभी नहीं मिली। 2 महीने के बाद में उनका जो कॉलेज का एक क्लासमेट था जिसका नाम था रवि, वो इधर आता है और एक खीर लेकर के विनोद के पास आता है। आज बड़ी कमाल की बात थी, बिल्कुल कंजूस रवि किसी को खीर कैसे खिला सकता है। उन्होंने कहा भाई रवि, कॉलेज के बाद से तू मिला नहीं, चापलूसी करने आया क्या कि तेको नौकरी वोकरी मिल जाए इसलिए। उसने कहा नहीं भाई, मेरा जन्मदिन है और इसीलिए मैंने कॉलेज के सभी लोगों को खीर खिलाई थी और तू जो है, तेरे से मेरी ज़्यादा बातचीत होती थी तो स्पेशल ये केसर वाली खीर जो है ये तेरे लिए है और याद रखियो इस खीर को तू ही खाइयो। उन्होंने कहा भाई मैं तेरे सामने खाता हूँ, तू टेंशन मत ले। विनोद ने वो खीर खाई और खीर खाने के बाद में उनको यहाँ पे कुछ भारीपन सा महसूस हुआ, छाती पे भारीपन महसूस हुआ और उनको लगा कि उन्हें उल्टी आ जाएगी। वो बाथरूम में गए और उन्होंने वहाँ पे उल्टी कर दी। बहुत ही अजीब बात ये थी कि आज जब उन्होंने वो उल्टी करी तो उनके मुंह के अंदर से कुछ काला गंद बाहर निकला था। खैर ये चीज़ ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी और उन्होंने कहा शायद मुझे तेरी दुआ कबूल नहीं हो पाई। रवि ने कहा भाई मैंने तो बहुत मन से बनाई थी। मुंह उतरा हुआ था रवि का, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रवि चला गया। उसके बाद से रवि भी कभी नहीं आया। रवि पहले भी कभी नहीं आता था, आज ही क्यों वो खीर देने आ गया। ये चीज विनोद को काफी ज्यादा खटकी। उन्होंने सुरेश से भी कहा है, सुरेश यार ऐसे ऐसे हुआ, मिलने तो आता नहीं था, आज कह रहा मेरा जन्मदिन है। सुरेश ने कहा है आ गया होगा यार, वैसे भी उसका दोस्त तो कोई था नहीं, हम ही मानता था, तू लाइटली ले। उन्होंने कहा ठीक है। मालिनी के जाने के बाद से विनोद इधर एक लड़की को डेट किया करते थे। सुंदर तो थी ही, पैसा भी था और विनोद को लगता था कि दहेज में अच्छा खासा कुछ मिलने वाला है, तो उन्होंने उस लड़की से शादी करने के बारे में सोच लिया। ये खीर वाले इंसिडेंट के बाद कुछ 15 दिन बाद ही उनकी शादी हो गई। सभी को बुलाया गया, मालिनी को भी फोन किया गया। मालिनी ने कॉल नहीं उठाई। कहाँ चली गई थी वो लड़की, किसी को नहीं पता था। सुरेश का कहना था कि वो किसी को जानते हैं जो इधर उसका एड्रेस वगैरह जानता है, मगर विनोद ने भी सोचा कि पास्ट की बात है, अगर उसको बुलाऊंगा तो सारी की सारी बात जो है वो सामने आ जाएगी, छोड़ो। इधर फिर से रवि आते हैं शादी वाले दिन और उनकी वाइफ को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और ब्रेसलेट गिफ्ट करने के बाद में उन्हें कहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ, हमेशा खुश रखना भाभी से। ये लड़का थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन मैं जानता हूँ आप इसे काबू में कर लेंगी। वो हंसती है और वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। बात शुरू होती है शादी के अगले दिन से। शादी के अगले दिन से ही विनोद की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जो भी उनकी जिंदगी में सही था वो अब यहां पे गलत होता हुआ दिखाई दे रहा था। उनका बिजनेस ठप हो चुका। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना लॉस विनोद को कभी नहीं हुआ था। कुछ 2.5 से 3 करोड़ रुपए का लॉस हुआ उन्हें और इतना लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी के साथ साथ एक बार वो इसी बात को डिस्कस करते हुए, बिजनेस के लॉस को डिस्कस करते हुए अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे रात में, तो उनकी जो गाड़ी थी वो इधर एक पोल से टकरा जाती है। और कमाल की बात यह है कि दोनों में से किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाती है। इंश्योरेंस भी नहीं था तो गाड़ी को क्लेम भी नहीं किया जा सकता था। 25 लाख का नुकसान वहां पे। जो कुछ भी यहां पे विनोद ने पिछले 1-1.5 साल में अर्जित किया था, उस लड़की के जिंदगी में आने के बाद से ही ये सब चीजें आखिर कैसे होनी शुरू हो गई। विनोद को हमेशा छाती पर एक भारीपन महसूस होता था और इसी के साथ साथ जो उनकी वाइफ थी वो भी कभी ना कभी ये बात बोलती थी कि मुझे जो है छाती में इधर भारीपन फील हो रहा है। इन लोगों ने अपने टेस्ट करवाए और जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस ज़्यादा है, इसी के चलते आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। आपका वक्त है तो आप हनीमून वगैरह का पीरियड एंजॉय कीजिए और इन सब बातों को थोड़े दिनों के लिए टाल दीजिए।
विनोद रेडी नहीं थे क्योंकि इतना घाटा उन्होंने देखा था, तो वो नहीं जा सकते थे। कुछ ऐसे ही 3 दिन तक तो ये सब बातें चलती रही और इन 3 दिनों के अंदर जो उनकी वाइफ थी वो हमेशा कहती थी कि मुझे ना घर के अंदर एक बिच्छू दिखाई देता है, इस घर के अंदर आखिर बिच्छू कहां से आया। वो कहते बिच्छू नहीं है घर के अंदर, तुम कैसी बात कर रही हो। कह रहे नहीं, ये बिच्छू है इस घर के अंदर और मुझे दिखाई देता है। कभी कभी मुझे तुम्हारे पीछे, कभी कभी जब सुरेश मिलने आता है तब उसके पीछे, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैरों पर वो बिच्छू है और वो मुझे हमेशा दिखाई देता है। एक दिन तक उन्होंने बिच्छू की बात कही। अगले दिन वो कहने लगी मुझे यहां पर सांप दिखाई देता है और इस घर के अंदर ना 3-4 सांप है, उनका बसेरा है यहाँ पे। और बहुत ज्यादा वो लाउडली ये बातें बोला करती थी, मतलब चिल्ला करके सांप है, सांप है, सांप है, मुझे बचाओ। ये पागलपन के लक्षण अचानक से उस लड़की के अंदर कहां से आ गए। ये बात किसी की भी समझ से बहुत परे थी। बहुत पागलों वाली हरकतें करने लग गई वो। रात में सोते सोते अचानक उठ जाती थी और कहती थी कि मुझे कोई पानी में डुबो रहा है, और जब वो उठती थी तो उनका पूरा बदन पसीनों में लथपथ होता था। भरी सर्दियों के अंदर वो इधर पसीनों में लथपथ मिलती थी, जैसे कि मानो टेम्परेचर उस रूम का 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हो। टेम्परेचर कुछ 1 या 2 डिग्री होता था उस रूम का, फिर भी पसीनों में कोई इंसान कैसे लथपथ हो सकता है। ये सब चीजें चल रही थी। इसके बाद में कुछ 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा मुझे घर के दीवारों में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें जो हैं मुझे अपनी ओर बुला रही हैं। बड़ी अजीब सी बात थी। विनोद ने सोचा कि कुछ 2-4 दिन मैं और देखता हूं और अगर ये चीज सॉल्व नहीं होती है तो मैं इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट पर दिखाऊंगा, शायद से उससे प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब वो ये कहने लगी कि दीवारों के अंदर क्रैक्स आ चुके हैं और ये जो क्रैक्स है ना, ये पूरे घर को ढहा देंगे। कभी कभी वो दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती कि दीवार के अंदर कोई है। ये सब चीजें जो थी ये उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी। विनोद ने इधर ठान लिया कि वो अपनी वाइफ को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट पर दिखाएंगे। वो दिखाने लेकर गए। साइकाइट्रिस्ट ने कहा इन्हें कोई मेंटल ट्रॉमा है और किसी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा फील कर रही हैं जो ये आपको बता नहीं रही। इनसे पूछिए कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। उनसे पूछा जाता है कि कोई बात है जो आप छुपा रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात थी ज़रूर। खैर वो राज भी जल्दी खुल ही गया। उसी रात मालिनी अपनी बेड पर सोई थी और इधर जो विनोद थे उनको जब रात में प्यास लगी तो पानी की बोतल ढूंढते हुए उनकी आंख खुली। बेड पर मालिनी नहीं थी। पूरे घर में छानबीन कर ली गई, मालिनी कहीं नजर नहीं आई। हाँ, एक जगह पर मालिनी जरूर मिली, वो थी घर की छत। घर की छत पर जो इधर विनोद ने देखा उसको देख करके उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि मालिनी के साथ कुछ ना कुछ बहुत सीरियस हो रहा है। मालिनी अपने सर को दीवार पर पटक रही थी। नींद में थी। पटकना इन द सेंस ऐसा नहीं कि तेज मार रही हूं, धीरे धीरे नॉक कर रही थी अपने सर से दीवार को। उन्हें जैसे ही रोका गया तो उनकी वाइफ ने यहां पर आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा और कहा जिंदगी अच्छी चल रही है ना विनोद, अभी तो बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, बस तू तमाशा देख और मजे उठा। इतना वो बोलती हैं और उनकी वाइफ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। उन्होंने पानी वानी उनके मुंह पे मारा और कहा कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, तुम मुझसे क्या बात छुपा रही हो। उन्होंने कहा मुझे ना सीने में बहुत तेज दर्द होता है, मेरे जो हार्ट है ना उसमें बहुत तेज पेन होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई उधर कुछ पिंच करने की कोशिश कर रहा है, कुछ गाड़ रहा है, वहां पे सुई सी जो होती है वो गाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी अजीब बात है, डॉक्टर्स ने तो कहा था कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये चीज पता नहीं कैसे मुझे हो रही है, मुझे नहीं पता। और ना एक और बात, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन शादी वाली रात एक औरत मेरे सपने में आई थी और उसने मुझे कुछ फूल दिए। इसी के साथ उसने कहा शादी मुबारक हो। और जब मैंने उन फूलों की तरफ देखा तो उन फूलों के अंदर खून था। मैंने जैसे ही ये चीज देखी थी मेरी आंखें खुली और मेरे सामने कुछ नहीं था। तब से न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी मुझे बिच्छू तो कभी सांप, कभी पानी, ये सब का एहसास आप जानते ही हैं। विनोद ने कहा कल हम
एक अच्छे पंडित पर जाएंगे, आज तुम सो जाओ। उनकी वाइफ उस रात सोई ज़रूर, लेकिन वो कभी उठ नहीं सकी। अगले दिन उन्हें उठाया गया, उनकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुकी थी और किसी भी तरीके से कोई ऐसा निशान उनकी बॉडी पर नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इनका मर्डर हुआ हो। पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके अंदर एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन हुआ। उनके दिल के अंदर छेद था जिसके चलते उनकी मौत निश्चित थी, और वो भी भरी जवानी में। विनोद ने कहा ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने मेडिकल टेस्ट करवाए थे और उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स दिखाई गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। आखिर उनकी बीवी की मौत हुई थी तो हुई कैसे? विनोद यही सोच रहे थे कि इधर जो है कोई काला जादू उन पर हुआ है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में उन्होंने ये रिपोर्ट्स निकलवाई थी उस हॉस्पिटल में बेसिकली उनका साला काम किया करता था, और उनके साले से इसके बारे में पूछा गया कि सही में तुम्हारी बहन के दिल के अंदर छेद था? तो उसने कहा हाँ, वो छेद था ज़रूर, और उसी को हमने छुपाया था क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने यहाँ पर कहा था कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बीतेगी, उनकी डेथ नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे। विनोद के दिल में जो अब तक काले जादू की बात थी वो एक साइड पर हो चुकी थी। उन्होंने तो बस इस बात को ही ठान लिया था कि इन लोगों ने सच छुपाया है, और उस लड़की की मौत तो निश्चित थी ही। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उस लड़की की मौत हो चुकी थी। पहले तो विनोद इस बात को लेकर काफी गुस्सा हुए, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। इसी के साथ विनोद ने यह भी बात नोटिस करी कि कल रात को उनकी वाइफ ने जो जो बातें उन्हें बताई थी वो कहीं पर भी नॉर्मल नहीं थी, और वो काले जादू के सिम्टम्स ही शो कर रही थी। और इनके भाई ने ये बात खुद बोली है कि वो रिकवर कर रही थी, उनकी मौत यहाँ पर नहीं हो सकती थी। वो चीज़ कैसे हो गई किसी को नहीं पता था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी उसे मैनिपुलेट किया गया था, ये बात कंफर्म थी, और ये सिर्फ विनोद का दिल रखने के लिए ही की गई थी। विनोद ने सोचा क्या मुझे किसी पंडित, किसी अघोरी से बात करनी चाहिए, कहीं ये चीज़ जो है, ये काला जादू मेरे ऊपर तो नहीं आ जाएगा। आखिर वो औरत कौन थी जिसने यहाँ पर मेरी बीवी के सपने में आकर ये बात बोली कि शादी मुबारक हो, और मेरी बीवी ऐसे पागलों वाली हरकतें क्यों करती थी। लेकिन इतना कुछ सोचने का उनके पास में मानो वक्त ही नहीं था, क्योंकि लास्ट राइट्स जो थी अपनी वाइफ की वो भी कंप्लीट करनी थी। वो उन्होंने कंप्लीट करी, और उन्होंने अपने इस एहसास को अपने दिल में ही दबा दिया। वो काले जादू वाली बात जो थी उसको उन्होंने इतना तवज्जो नहीं दिया। अगर विनोद यहाँ पर शायद किसी अघोरी से बात कर लेते तो एक बहुत बहुत बड़ी आफत जो उनके घर के ऊपर यहाँ मंडरा रही थी उससे छुटकारा वो शायद पा पाते। शायद, अभी भी कंफर्म नहीं कह रहा मैं, शायद। तो क्या थी वो मुसीबत, ये मैं आपको कल अगले पार्ट में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये बात आपसे बोली थी कि इस तरीके की स्टोरी मैंने आज तक नहीं पढ़ी। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें। आखिर रवि जो था उसने खीर क्यों दी, उसने वो ब्रेसलेट इधर जो नई नवेली दुल्हन थी उसको क्यों पहनाया, क्यों वो इधर जो था विनोद की जिंदगी में दखल अंदाजी दे रहा था, उसका रोल क्या था। इसी के साथ साथ मालिनी कहाँ गायब हो गई, जिंदा भी थी या मर चुकी थी, वो औरत कहाँ गायब हो गई। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि ये कहानी सीधी नहीं है। अगर आप इसे सीधी समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। सीधी नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव है इसके अंदर। इन सब के जवाब आपको मैं कल दूंगा, तो कल तक का आप इंतज़ार कीजिए। उसके अंदर मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा कि आखिर इधर विनोद की ज़िंदगी में चल क्या रहा था, और इन सब के पीछे आखिर जिम्मेवार कौन था। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मालिनी थी तो अभी बता दूं, आप गलत सोच रहे हैं। मालिनी थी भी और नहीं भी। तो कल तक का आप इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ
उस स्टोरी को आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो आपकी स्टोरी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी और है आपसे कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी सहजता के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।